वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 77 है। जीएस के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। 20 प्रश्न होंगे इसमें, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज आरओ के लिए चल रही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर पॉलिटी का। भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, रॉलेट कमीशन, साइमन कमीशन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, साइमन कमीशन या साइमन आयोग। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 में यह प्रावधान था कि राजनीतिक परिस्थिति का प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात पुनः अवलोकन किया जाए। वर्ष 1927 से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई और साइमन आयोग नियुक्त किया गया। साइमन आयोग रिपोर्ट व गोलमेज सम्मेलन और अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रस्तुत श्वेत पत्र सभी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार बने। तो डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1919 में जब मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? डेविड लॉयड जॉर्ज, ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 1919 में जब मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे डेविड लॉयड जॉर्ज। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी इन तीनों जगह पर 1862 में, ठीक है, 1862। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1861 ईस्वी के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 में हुई थी, 1862 में, ठीक है। इनमें जो कलकत्ता उच्च न्यायालय है ये 1 जुलाई 1862 को स्थापित हुआ, जबकि बॉम्बे और मद्रास, जो बॉम्बे है वो 14 और मद्रास 15 अगस्त 1862 को स्थापित हुए। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर है मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसको बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। गांधी जी ने कहा, मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। 5वां प्रश्न है, भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित किया गया कब? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा, 1858 के चार्टर एक्ट के द्वारा या 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन के हाथों में चला गया था 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश राजमुकुट को सौंप दिया गया। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? और ये आज भी है अध्यादेश, प्रेसिडेंट के द्वारा जारी किया था सेंट्रल में। और इसका उत्तर है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 या भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। यह अध्यादेश अधिकाधिक रूप से 6 महीने तक लागू रह सकता था। सरस्वती कंठाभरण निम्नलिखित में से किसकी रचना है? सरस्वती कंठाभरण के रचनाकार हैं राजा भोज, ठीक है। पंचतंत्र की विष्णु शर्मा की बड़ी प्रसिद्ध रचना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पंचतंत्र। नाट्यशास्त्र के रचनाकार हैं भरत मुनि। और भवभूति भी इम्पोर्टेंट है। भवभूति की रचना का नाम है
उत्तर रामचरित, हाँ, ठीक है, उत्तर रामचरित के रचनाकार भवभूति, पंचतंत्र के विष्णु शर्मा, नाट्य शास्त्र भरत मुनि की रचना है, और सरस्वती कंठाभरण राजा भोज की। चारों की चारों रचनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट, ये नीचे की तीनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फेवरेट हैं। एक धन विधेयक को एक विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा यदि उसमें निम्नलिखित प्रावधान होंगे। पहला प्रावधान है केंद्र सरकार द्वारा पैसे उधार लेने का विनियमन। दूसरा प्रावधान है भारत की संचित निधि या भारत की आकस्मिक निधि की अभिरक्षा। और तीसरा है किसी भी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन। ये तीनों हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। देखिए, संविधान का अनुच्छेद जो 110 है वो धन विधेयक से संबंधित है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मनी बिल, ठीक है। इसमें कहा गया है कि एक विधेयक को धन विधेयक माना जाता है यदि उसमें निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले से संबंधित केवल प्रावधान शामिल है। ये जो नीचे प्रावधान है ये होने चाहिए उसमें, जैसे कि केंद्र सरकार द्वारा पैसे उधार लेने का विनियमन हो, ठीक है, भारत की संचित निधि या भारत की आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, ऐसी निधि में धन का भुगतान या उससे धन की निकासी, भारत की संचित निधि से धन का विनियोजन, भारत की संचित निधि पर प्रभारित किसी खर्च की घोषणा या ऐसे किसी खर्च की राशि में वृद्धि करना हो। और क्या, भारत की संचित निधि या भारत के सार्वजनिक खाते के लिए धन की प्राप्ति या ऐसे धन की अभिरक्षा या जारी करना, या संघ या राज्य के खातों की लेखा परीक्षा, या ऊपर निर्दिष्ट मामलों में किसी के लिए आकस्मिक कोई भी मामला। किसी भी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन भी इसमें शामिल है। तो तीनों के तीनों करेक्ट हो गए, डी हो गया इसका आंसर। आर की फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हो आप, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, ठीक है। काफ़ी समय से डिस्काउंट में है, प्राइस 149 इतना कम इसलिए रखा था कि सभी लोग इसको इजीली अफोर्ड कर सकें। क्वेश्चन नंबर 9, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? वित्त मंत्री लगाकर गलत मत कर दीजिएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करते हैं लोकसभा स्पीकर। देखिए, अनुच्छेद 110 स्पष्ट करता है कि ऐसे मामलों में जहां कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर विवाद उत्पन्न होता है तो इस मुद्दे पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम माना जाएगा। 10वां प्रश्न है, राज्यसभा से रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? राज्यसभा एक स्थायी निकाय है, इसका विघटन नहीं किया जा सकता, इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 250 होती है, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। चूंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है तो विघटन इसका नहीं किया जा सकता। अधिकतम सदस्य संख्या 250 है इसमें, और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, ना कि प्रत्येक वर्ष। गलत है यहाँ पर चौथा वाला, और वही आंसर होगा अपना। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का प्रावधान है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है तो विघटन नहीं किया जा सकता इसका, लेकिन जो इसके सदस्य होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति होती है। इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। वर्तमान में राज्यसभा की कुल सदस्यता 245 है, लेकिन 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष या प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं इसकी सीटें हर तीसरे वर्ष की शुरुआत में नए चुनावों और राष्ट्रपति पद के नामांकन से भरी होती हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित आर्टिकल को पहचानिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 75, आर्टिकल 75। देखिए, अनुच्छेद 75 भारत के राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को उसके कार्यों के अभ्यास में सहायता और सलाह देती है। यह भारतीय राजनीति में सर्वोच्च कार्यकारी निकाय का प्रतिनिधित्व करती है। इसे कैबिनेट भी कहा जाता है, जहां अधिकांश कार्यकारी निर्णय किए जाते हैं। 12वां प्रश्न, 2 स्टेटमेंट वाला कौन सा इसमें सही होगा? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से किया जाता है। उपाध्यक्ष जो होता है वो अध्यक्ष के पद के रिक्त होने पर उसके कर्तव्यों का पालन करता है। बिल्कुल ये करेक्ट है दोनों के दोनों कथन, ठीक है, सी है इसका आंसर। तो लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है वो लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से ही किया जाता है। लोकसभा के समय अवधि के दौरान अध्यक्ष पद पर बना रहता है। लोकसभा अध्यक्ष के पद रिक्त होने पर जो उपाध्यक्ष होगा वो उसके कर्तव्यों का पालन करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ज्योग्राफी का प्रश्न है। हॉर्मुज़ जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? हॉर्मुज़ जल संधि अलग करती है ओमान और ईरान को। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। हॉर्मुज़ जल संधि ओमान को ईरान से अलग करती है। हॉर्मुज़ जल संधि को फारसी में तंगे हॉर्मुज़ कहा जाता है। यह तेल के निर्यात की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जल संधि है, क्योंकि ईरान, इराक तथा कतर जैसे देशों का तेल निर्यात यहीं से होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। दक्षिण पश्चिम एशिया यानी साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? इनमें से साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा देश है इनमें सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर ए। दक्षिण पश्चिम एशिया या साउथ वेस्ट है भाई। दक्षिण पश्चिम एशिया या साउथ वेस्ट एशिया का सबसे बड़ा जो देश है वो सऊदी अरब है। यह अरब प्रायद्वीप के 80% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। सऊदी अरब की राजधानी पूछ ले तो रियाद है। अगेन ज्योग्राफी का प्रश्न है। हिमालय पर्वत, एंडीज पर्वत और यूराल किस प्रकार के पर्वतों के उदाहरण है बताइए। देखिए, हिमालय हो गया, एंडीज हो गया, यूराल हो गया, ये ब्लॉक माउंटेन है। हिंदी में वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। हिमालय पर्वत, यूराल पर्वत, आल्प्स पर्वत, रॉकी हो गया, एंडीज हो गया, वलित यानी ब्लॉक पर्वतों के उदाहरण हैं। ये संपीड़न की शक्तियों द्वारा निर्मित होते हैं। ब्लॉक या वलित पर्वत विश्व के सबसे ऊंचे और विस्तृत पर्वत माने जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। 16वां प्रश्न है। वह जैविक अनोन्य क्रिया जिसमें एक प्रजाति नुकसान में रहती है और दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहती है क्या कहलाएगी इनमें से? ठीक है। द बायोलॉजिकल इंटरेक्शन इन विच वन स्पीसीज इज हार्म एंड द अदर वन, मतलब जो दूसरी वाली स्पीसीज है, इज अनअफेक्टेड, उसको क्या कहेंगे? परजीविता तो होती नहीं है। पैरासिटिज्म में तो एक प्रजाति को लाभ होता है, दूसरी को नुकसान होता है। परभक्षण, परभक्षण में भी एक प्रजाति को लाभ होता है। ठीक है, जैसे मुर्गा मार के खा लिया आपने तो वो तो मर गया ना, आपका पेट भर गया। सहजीविता भी नहीं होगा, ये हो जाएगा असहभोजिता। एनवायरमेंट इकोलॉजी का सवाल है। असहभोजिता इंग्लिश में बोलेंगे इसको अमेंसलिज्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो वह जैविक अनोन्य क्रिया जिसमें एक प्रजाति नुकसान में रहती है और दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहती है असहभोजिता यानी अमेंसलिज्म कहलाती है। उदाहरण है इसका पेनिसिलियम, कवक और बैक्टीरिया। ओजोन गैस का क्षरण एवं विनाश प्रक्रिया है केवल प्राकृतिक प्रक्रिया, केवल मानव जनित प्रक्रिया, प्राकृतिक एवं मानव जनित, दोनों, इनमें से कोई नहीं है। देखिए, ओजोन का निर्माण हो रहा है, वो तो प्राकृतिक प्रक्रिया भी है और जो मानव निर्मित भी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो मनुष्य ने बनाई है उससे भी तो ओजोन रिलीज होती है और क्षरण भी होता है, ओजोन का विनाश भी होता है। ठीक है, उससे ओजोन का क्षरण और विनाश होता है। तो सी है इसका आंसर, प्राकृतिक और मानव जनित दोनों। ओजोन एक अस्थिर गैस है जिसका एक तरफ निर्माण तो दूसरी तरफ विघटन का कार्य होता रहता है। यह एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। ओजोन गैस का क्षरण एवं विनाश प्राकृतिक एवं मानव जनित दोनों प्रकार की प्रक्रिया है, तो सी करेक्ट है। 18वां प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दो कथन है, कौन सा इसमें सही होगा? महासागरों की औसत लवणता 20% होती है। कम नहीं है 20%। प्रत्येक महासागर एवं झील आदि में लवणता की मात्रा एक समान कैसे पाई जाएगी? गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। और महासागरों की औसत लवणता 35% होती है। दोनों के दोनों गलत हैं, डी है इसका आंसर। देखिए, महासागरों की औसत लवणता 35% होती है, परंतु प्रत्येक महासागर एवं झील आदि में लवणता की मात्रा अलग अलग पाई जाती है। ठीक है, मान लीजिए किसी झील या किसी महासागर में जो फ्रेश वाटर की नदियां हैं वो ज़्यादा अपना जल विसर्जन कर रही हैं, तो उसकी लवणता तो कम हो जाएगी ना।
क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। धात्विक खनिज तांबा की प्राप्ति किस प्रकार के चट्टानों से होती है? आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें। चट्टानों के 3 रूप हैं जो ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं। ठीक है, स्थानांतरित या कायांतरित एक ही बात है, इन दोनों का ही स्थानांतरण और कायांतरण होता है। और इन तीनों चट्टानों में जो है तांबा की प्राप्ति होती है, इन तीनों चट्टानों से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखिए, तांबा खनिज की प्राप्ति आग्नेय, अवसादी एवं रूपांतरित या कायांतरित तीनों प्रकार की चट्टानों में होती है। भारत में तांबा उत्पादन, प्रोडक्शन की बात हो रही है, रिजर्व की बात नहीं हो रही। भारत में तांबा उत्पादन यानी प्रोडक्शन में जो अग्रणी राज्य है वो मध्य प्रदेश है, और रिजर्व पूछ ले तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। उत्पादन में मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान है, तीसरा झारखंड है। मध्य प्रदेश में जो बालाघाट जिले की खाद्यान्नें हैं वो तांबे का सबसे बड़ा उत्पादन करती हैं, और राजस्थान में खेतड़ी खाद्यान्नें तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। 19 हो गए, 20 प्रश्न है, 20 प्रश्न ही थे इसमें, अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीव लिटमस देता है? प्रोटोजोआ, विषाणु, लाइकेन, सैकेरोमाइसीज। लिटमस जो देता है ना, लिटमस देता है लाइकेन का प्लांट। ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन का प्लांट इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न बनते रहते हैं, यूपीएससी सिविल सेवा तक पूछती रहती है लाइकेन को। ठीक है, जो लाइकेन के जो पौधे होते हैं ये अम्ल वर्षा सूचक भी होते हैं, एसिड रेन इंडक्टर की तरह काम करते हैं। ठीक है, यानी जहाँ पर अम्ल वर्षा हुई होगी तो ये पौधा मुरझा जाएगा। लिटमस एक जलीय विलयन है, लिटमस एक जलीय विलय विलयन है जिसका उपयोग किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यह दर्शाता है कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय। लिटमस लाइकेन की कई प्रजातियों जैसे कि लेकोनोरा, टार्टारिया और रोसेल टिक्नोटोरिया में पाया जाता है, टिनकटोरिया में पाया जाता है। जो नीदरलैंड देश है वो लिटमस पत्र के विश्व के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। लाइकेन से लिटमस विलयन निकालने की प्रक्रिया में उसको कुचला जाता है और पीसा जाता है। लाइकेन एक बहुकोशिकीय जीव है जो शैवाल या साइनोबैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। लाइकेन लिटमस विलयन बनाने में सहायता करते हैं। तो लिटमस जिसमें है वो विकल्प सही है। ठीक है, यानी सी सही है। तो 20 प्रश्न थे, इन प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनकी। सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विस स्टडी चैनल को, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं बहुत कम प्राइस में पूरे साल के लिए।